उड़ते हुए ताबूतों को लेकर गुस्सा है भारतीय वायुसेना, रशियन हथियारों का होगा बहिष्कार। अमेरिका ने डुबोया जहाज, बड़ी तबाही का बनाया गया था प्लान, भारत को हुआ भयंकर फायदा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, जहां अमेरिका एक तरफ एक्शन ले रहा है, वहीं दूसरा एक्शन अमेरिका ने चीन के ऊपर लिया है। और दोस्तों, चीन के ऊपर लिया गया ये एक्शन भारत को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है। वैसे तो अमेरिका ने चीन के खिलाफ अब तक की गई अपनी कार्रवाई में सबसे बड़ी और सबसे कठोर कार्रवाई यही की है, लेकिन फायदा इसका भारत को मिल रहा है। अमेरिका ने अब तक चीन के साथ अपने संबंधों में इतना बड़ा फैसला कभी नहीं लिया जो अब लिया गया है, और इतना बड़ा और घातक प्रतिबंध पहले नहीं लगा था जो अब लगा है। और भारत के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। अमेरिका के द्वारा एक बार ये सब कुछ करके ये लगा था कि अमेरिका शायद बाइडेन के नेतृत्व में चीन के ऊपर इतना बड़ा एक्शन ना ले, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऊपर दबाव है वो भी बहुत ज्यादा। ऐसे में अगर बाइडेन चाहे भी तो भी अपने मन की नहीं कर पाएंगे, उन्हें वही करना पड़ेगा जो उनकी जनता चाहती है। चीन का सिंजियांग दुनिया भर में प्रचलित है और यूं कहें तो कुख्यात है। चीन के सिंजियांग के बारे में दुनिया बहुत अच्छे से जान गई है कि यहाँ चीन किस तरीके से क्रूरता दिखलाता है। वैसे अमेरिका जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तब से इस मुद्दे को बहुत ही जोर शोर से उठाया रहा था, और बाइडेन की सरकार में भी इस मुद्दे को उठाना पड़ा। बाइडेन चाह कर भी उसे दबा नहीं पाए। अमेरिकी संसद में बवाल उठा और अमेरिका ने अब वही नीति अपनाई जो सोवियत संघ के लिए अपनाई थी। अमेरिका ने जिस तरीके से कमजोर नसों को पकड़कर तोड़ना शुरू किया सोवियत संघ को, वैसा ही इस बार अमेरिका ने चीन के सिंजियांग को पकड़ा है। सिंजियांग कमजोर कड़ी है चीन की, और इसे लेकर चीन बदनाम भी हो चुका। दुनिया भर के सामने कई बड़े बड़े सबूत आ चुके हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में एक प्रस्ताव आया और इस प्रस्ताव में एक कानून बना था, जिस कानून के तहत सिंजियांग के उइगर पर जो अत्याचार करता है चीन, उसको लेकर प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि बाइडेन इस पर साइन नहीं करेंगे। वैसे तो दोनों ही सदनों में इसे सर्वसम्मति से दोनों का समर्थन मिला, लेकिन आगे की बात बाइडेन को लेकर अटकी हुई थी। इस बार जिनपिंग और बाइडेन की बातचीत होगी। इस बातचीत के बाद ही समझ में आएगा कि अमेरिका क्या फैसला लेता है और बाइडेन क्या फैसला लेते हैं। ऐसे में अब बाइडेन ने इस कानून पर साइन कर दिए हैं। ये कानून है क्या, तो आपको बता दें, इस कानून के अनुसार चीन से ये कहा गया है कि अपने अत्याचार को जो वो सिंजियांग प्रांत में करता है उइगर मुसलमानों और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, उसे तुरंत बंद कर दे। और जो भी सिंजियांग में जो भी चीजें बनती हैं, खासतौर पर कपास, वो भी अमेरिका नहीं खरीदेगा, क्योंकि ये जबरदस्ती करवाए गए श्रम के बाद चीन बेचता है और बंधुआ मजदूरी करवाता है। ऐसे में अमेरिका बंधुआ मजदूरी को बढ़ावा नहीं देगा। वैसे जैसे ही चीन पर अमेरिका ने यह प्रतिबंध लगाया, वैसे ही चीनी विदेश मंत्रालय बिलबिला उठा। अमेरिका के इस कदम की निंदा करने लगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताने लगा और कहा कि अमेरिका दूसरों के आंतरिक मामलों में ज्यादा दखलंदाजी करता है, जो बहुत ही गलत है। हम अपने हित को देखेंगे, हम अमेरिका के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका सिंजियांग के मुद्दे को हवा दे रहा है। अब फायदा है भारत के लिए। भारत के लिए इसलिए फायदा है क्योंकि कपास की खेती अब भारत भी करता है, और भारत अब अमेरिका के लिए बहुत बड़ा निर्यातक देश बन जाएगा। यानी अमेरिका ये कपास अब भारत से खरीदेगा। भारत के उद्योगों के लिए ये एक बड़े फायदे का रास्ता खुला देगा। वैसे दोस्तों, सिंजियांग को और ज्यादा हवा देकर चीन को सोवियत संघ वाली स्थिति में लाना चाहता है अमेरिका। इस वक्त भारत और भारत के आसपास के क्षेत्रों में भी अमेरिका की बड़ी पैनी नजर है। हिंद महासागर का पूरा इलाका हो, अरब सागर का इलाका हो, यहाँ पर चौकन्ना हो चुका है अमेरिका। इसकी कई वजह हैं। एक वजह तो यह है कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत भी इस क्षेत्र को लेकर काफी संवेदनशील हो गया है। लगातार चीन यहाँ पर घुसपैठ करता है, अपनी नेवी से या फिर अपने जासूसी ड्रोन से इस क्षेत्र पर नजर रखने की कोशिश करता है। ऐसे में अचानक से एक जहाज दिखाई देता है, और वो जहाज जिस पर किसी भी देश का झंडा लगा हुआ नहीं है। अमेरिकी नौसेना वहां पहुंचती है, उस जहाज से कहती है कि आप किस देश के हो, कहां जा रहे हो, वो बताने से मना कर देता है। फिर उस जहाज से लाइसेंस और कागजात की मांग की जाती है अमेरिकी नौसेना द्वारा, जिसके बाद ये पता चलता है कि इनका तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। ऐसे में जहाज की तलाशी लेनी शुरू कर दी गई अमेरिकी नौसेना द्वारा। वैसे आपको बता दें, मछली पकड़ने के लिए इस जहाज का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही तलाशी ली जाती है वैसे ही आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इतना बड़ा जखीरा निकल कर आता है सामने कि 1400 AK-47 राइफल, 2,26,000 राउंड के गोला बारूद, मतलब पूरी तबाही मचाने का एक जखीरा इस मछली पकड़ने वाले जहाज में छिपाया गया था। बड़ी बात यह है कि बिना रजिस्ट्रेशन ये समुद्र में आराम से घूम भी रहा था। जैसे ही ये अमेरिकन नेवी को मिला, वैसे ही पूछताछ शुरू की गई। ये हथियार कहाँ जा रहे थे, ये जखीरा कहाँ जा रहा था और किसने बनाया है इस जखीरे को। वैसे तो अमेरिकी एजेंसियों के अनुसार इसे ईरान में निर्माण किया गया है। अब ईरान ने इसे भेजा है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन हथियारों का निर्माण ईरान में किया गया और इसे आसपास के ही किसी जगह पर भेजा जा रहा था जहां पर जंग का माहौल हो। वैसे अरेबियन सी के नजदीक यमन भी पड़ता है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है ये काफिला यमन के लिए निकला हो और यहूदी विद्रोहियों को ईरान हथियार पहुंचा रहा हो।
हथियारों के जखीरे में सिर्फ AK-47 राइफल ही नहीं, लाइट मशीन गन, ग्रेनेड लॉन्चर और भारी स्नाइपर राइफल के साथ कई और हथियार भी मिले। जब अमेरिकी सेना को ये लगने लगा कि इन्हें खुला छोड़ देना बहुत बड़ा खतरा है, तो उन्होंने इस बोट को ही पानी के अंदर डुबो दिया। अमेरिकी नेवी के अनुसार उत्तरी अरब सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार हर जहाज को निकलने से पहले अपना झंडा फहराना अनिवार्य होता है, लेकिन इस मछली पकड़ने वाले जहाज पर कोई भी झंडा नहीं लगा हुआ था। जहाज से 5 चालक दलों को पकड़ा गया। वैसे ये पांचों यमन के नागरिक माने जा रहे हैं। अब अमेरिका नौसेना इन पांचों का क्या करेगी, तो आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना के अनुसार वो इन्हें वापस लौटा देगी, पर इस बात के लिए छानबीन करेगी क्या ये सच में यमन के लिए था या फिर नहीं। वहीं दोस्तों, अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि रशियन हथियार इंडियन एयरफोर्स के लिए भस्मासुर बन चुके हैं। रूस ने पूरे भरोसे के साथ अपने हथियारों को ये कहकर भारत बेचा था कि उसकी ओर से दिए जाने वाले सभी हथियार, जिसमें खासकर विमान शामिल हैं, उन्हें इंडियन टेरिटरी के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। हमारे सभी फाइटर जेट ऐसे सिस्टम से लैस हैं कि उड़ान के दौरान इनमें अचानक कोई तकनीकी खराबी आए तो ये समय रहते पायलट को सूचित कर देगा और एक बड़े हादसे को भी रोक सकेगा। लेकिन कल जो हुआ उसमें वायुसेना का पायलट अपने आप को ठीक तरीके से बचा भी नहीं पाया। जी हाँ दोस्तों, 1 महीने के भीतर ये दूसरा रूसी मूल के विमानों का क्रैश लैंड है जिसमें कोई न बच सका। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। न्यूज 18 की तरफ से जारी इस आर्टिकल के मुताबिक जैसलमेर के सम थाना क्षेत्र में बेदा गांव के पास वायुसेना का एक और MiG-21 क्रैश हुआ है और इसमें वायुसेना के होनहार पायलट को अपनी जान गंवानी पड़ी। अभी CDS बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग को ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ कि दूसरी क्रैश लैंडिंग हमें देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि वर्तमान समय में एयरफोर्स के पास MiG विमानों की 27 स्क्वाड्रन है और एक स्क्वाड्रन में करीब 18 MiG-21। जबकि गौर करने वाली बात यह है कि 2016 से लेकर अब तक 30 MiG-21 क्रैश हो चुके हैं और अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो सन 1971 से लेकर अप्रैल 2012 तक 482 MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, जिसमें एयरफोर्स के 171 पायलट, 40 सिविलियन, 8 सर्विस पर्सनल और कई एयर क्रू अपनी जान गंवा चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये MiG-21 विमान अपने परीक्षण के दौरान पश्चिमी सेक्टर में गश्त लगा रहा था और उसी समय दुर्घटना का शिकार हुआ। क्रैश होने के बाद विमान में आग लगी और उसी आग में झुलसकर पायलट शहीद हो गए। वो अपने आप को ठीक तरीके से बाहर भी नहीं निकाल सके। माना कि MiG विमानों ने कारगिल युद्ध के समय कई मौकों पर अहम भूमिका निभाई है, लेकिन ये जेट खुद कह रहे हैं कि हमें अब रिटायर कर दो। खुद रशिया भी इन्हें इस्तेमाल नहीं करता। उसने तो सन 85 में ही इनका निर्माण बंद कर दिया था और भारत को मॉडिफाई का चूना लगाकर ऊंची कीमत में बेच रहा है। इस बार तो एयरफोर्स ने यह भी कह दिया कि हमें उड़ते हुए ताबूत नहीं, तेजस चाहिए, क्योंकि बेवजह हमारे पायलट मारे जा रहे हैं। वैसे दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो जाने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।